तेरे तर्कस में जितने तीर है तू चलाकर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आऊँ हिंदी का मॉडल पेपर 7वां। कौन सा? हिंदी का मॉडल पेपर 7वां। तो अभी तक पिछले मॉडल सीरीज नहीं देखी है तो एक बार पिछले मॉडल सीरीज आप अवश्य देख ले प्ले लिस्ट में जाकर। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 हिंदी के बहुत शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो आपको ये पद पढ़कर आपको आंसर देना है 4 से 5 क्वेश्चनों का। तो पद क्या कहता है? पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उबल है। तो इसके अनुसार आपको 3 से 4 क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है पर उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। तो पर उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन है प्रत्युत्तर, परदेश, परपत्र, प्रत्येक, परभास, परदेश, प्रसाद, प्रत्येक, परपत्र, परभास, परदेश और परपत्र। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। इन सभी युग में शब्द समूह में से कौन सा शब्द समूह है जो पर उपसर्ग से बना हुआ है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। प्रभास ये पर उपसर्ग से बना है, प्रदेश भी पर उपसर्ग से बना है और परपत्र ये भी पर प्लस पत्र, पर प्लस देश, पर प्लस भाव, ये सभी है पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कवि कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? तो कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? तो ऑप्शन है रत्नों का, विधि के विधान का, भाग्यवाद का या वसुधा का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? तो कवि ने विधि के विधान की महिमा का खंडन किया। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? विधि के विधान का। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि अंग से तात्पर्य। तो विधि अंग से क्या तात्पर्य? ऑप्शन है न्यायवादी, न्यायंक, विधाता लिखा होना, भाग्य का लिखा हुआ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? विधि अंग से तात्पर्य क्या है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ सभी, एक बार सभी आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? विधि अंग से तात्पर्य है। तो ऑप्शन आपके सामने न्यायवादी, न्याय अंक, विधाता लिखा होना और भाग्य का लिखा हुआ। तो एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट। और यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। विधि अंक का तात्पर्य क्या होता है? भाग्य का लिखा हुआ। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। और आप लास्ट में कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। लास्ट में कमेंट में बताना है कि आपने इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए, आपको कमेंट में बताना है सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? तो कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? ऑप्शन है रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते, रत्न मिल जाते पैरों की नीचे वसुधा होती, धरती स्वयं ही रत्न रूपी
संपत्ति उगल देती। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता, भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता, बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, सभी को पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर सभी क्लासों की आपको पीडीएफ पे मिल जाएगी। और खास बात एक है कि 2011 से 2022 तक के सभी टेट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए पिछले सालों के 2011 से 2022 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो इसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता, धरती है ये स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति को उगल देती। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन है उगल, रत्न, रतन, स्वयं और परबल। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप से प्रयुक्त हुआ है, तो कौन सा वह, परबल। तो सही आंसर अपना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सही आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ, एक बार जम के तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है। तो वसुधा का पर्यायवाची क्या होता है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है जल्दी, वसुधरा, महिप, वारिधि। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, वसुधा का समानार्थी शब्द। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। और 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं हर विषय से। 10 क्वेश्चन शिक्षण विधि से पूछे जाते हैं, हिंदी में हो, चाहे आप साइंस ले रखी है तो साइंस से होंगे, मैथ से होंगे, वो शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, कितने, 150 क्वेश्चन, जिसमें आएंगे 30 तो आपके आएंगे साइकोलॉजी के, 30 आएंगे हिंदी के, और 30 क्वेश्चन आएंगे सेकंड लैंग्वेज के, जो आप हिंदी इंग्लिश लेते हो या संस्कृत लेते हो। और 60 क्वेश्चन आते हैं जो आपने सब्जेक्ट ले रखी है उसके। तो कितने हो जाते हैं, 60, 60, 30, 90, 90 और 60, 150। तो 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पर, बी आंसर। तो वसुधा का समानार्थी शब्द कौन सा होता है, वसुधरा। तो यहाँ पर बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर, वसुधरा। वसुधा का समानार्थी शब्द कौन सा होता है, वसुधरा। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर स्थिति में अपने आप को बड़ा व दूसरों को हीन जानना। तो अभिमान होता है, गर्व होता है, अहंकार होता है या घमंड होता है। तो हर स्थिति में अपने आप को तो क्या समझना, बड़ा, और दूसरों को क्या समझना, हीन। ये क्या होता है भाई, अभिमान होता है, अहंकार होता है, गर्व होता है या घमंड होता है। तो बताओ सभी आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो हर स्थिति में अपने आप को बड़ा व दूसरों को हीन जानना क्या होता है, घमंड होता है। वो क्या होता है, घमंड। कितना आ तो वो घमंड कर रहा है बहुत ही ना। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अपने आप को बड़ा समझ लेना और दूसरों को क्या समझ लेना,
हीन समझ लेना, वो क्या होता है, घमंड होता है उस व्यक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घमंड के कारण ही वो अपने आप को तो क्या बड़ा समझता है और दूसरे को क्या समझता है, हीन समझता है, घमंड होने के कारण। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने वाला अधिकारी है। तो किसी व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने वाला अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है निदेशक, निरीक्षक, परीक्षक और प्रबंध। तो निरीक्षक तो वो होता है जो किसी, हमने मान लो कोई कार्य किया, उसका कार्य को देखने के लिए जो आते हैं ना, उन्हें बोला जाता है निरीक्षक। और व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने वाला, तो निर्देश देने वाला कौन होता है? निदेशक होता है। कौन होता है? निदेशक। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी के बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर ए आंसर आया सभी का। किसी व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने वाला अधिकारी कौन होता है? निदेशक होता है। कौन होता है? निदेशक। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तनु तनु युग्म शब्द के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इस तनु का अर्थ क्या होता है और इस तनु का अर्थ क्या होता है, बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है मोह, पुत्र, दुबला मोटा, दुबला पुत्र और पुत्र पुत्री। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो इस तनु का अर्थ होता है, क्या होता है? दुबला। तो दुबला कहाँ पर है? इसमें है और इसमें है। तो ये तो दोनों कट गए, इन दोनों में से बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। तनु न के छोटे ऊ की मात्रा होती है, उसका तो अर्थ होता है, क्या होता है? दुबला। और बड़े ऊ की मात्रा होती है, उसका अर्थ क्या होता है? पुत्र होता है। क्या होता है? पुत्र। तो एक का होता है दुबला और एक का होता है पुत्र। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तनु, तनु का अर्थ क्या होता है? दुबला व पुत्र, दुबला पुत्र। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो भाई संधि से क्वेश्चन आया, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्न में से संधि का गलत प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन है निय प्लस रोध, निरोध, निय प्लस रज, नीरज, निय प्लस रव, नीरव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा संधि है वो गलत प्रयोग, निम्न में से संधि का गलत प्रयोग हुआ है। तो बताओ इनमें से किन ऑप्शन में संधि का गलत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? विसर्ग संधि है ना। तो विसर्ग संधि का नियम क्या होता है? विसर्ग प्लस क्या बनाते? ओ बनाते हैं ना। क्या बनाते? ओ बनाते। तो यहाँ पर किसी में बन रहा है क्या ओ? बताओ। तो इसमें भी नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर डी आंसर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिस प्रकार मन प्लस हर, तो इसका क्या होता है? मनोहर होता है। क्या होता है? मनोहर। कौन सी संधि इसमें? विसर्ग संधि है, मनोहर। इस प्रकार होता है ये, है ना। विसर्ग संधि में इस प्रकार होता है, मन प्लस हर, मनोहर। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। उपरोक्त सभी, ये सभी, इन सभी में संधि का गलत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो समास के संबंध में कौन सा कथन है असत्य है। तो ऑप्शन है एक समास में दो पद होते, दोनों में से कोई एक पद सदैव प्रधान होता है, समास का संधि से संबंध नहीं होता है, एक सामासिक पद में एक से अधिक समास भेद के लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ। समास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो समास में दो पद होते हैं, कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं, प्रधान और एक तो होता है प्रधान पद, और एक कौन सा होता है बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो। और समास का संधि से कोई संबंध नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक सामासिक पद में एक से अधिक समास भेद के लक्षण हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों में से कोई एक सदैव, दोनों में से कोई एक पद सदैव प्रधान होता है, सदैव नहीं होता है भाई ना,
सदैव प्रदान नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ये कथन असत्य है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों पद में से कोई एक पद सदैव प्रदान नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे उपसर्ग का अर्थ विशेष कहाँ प्रतीत हो रहा है। तो वे उपसर्ग का अर्थ है ये विशेष कहाँ प्रतीत हो रहा है। तो ऑप्शन है विषम, विपरीत, विजयी और विकल। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दो भाई। तो देखो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कौन सा डी आंसर, विजय में विजय उपसर्ग, वि उपसर्ग का अर्थ विशेष कहाँ प्रतीत हो रहा है, विजय में हो रहा है। किसमें, विजय में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा डी आंसर, जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है विजय। विजय प्लस वी प्लस जय, विजय। अगला क्वेश्चन है, तदित प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया शब्द का विस्तार करते हैं, जो शब्दों का हित निर्माण करते हैं, जो क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों का निर्माण करते हैं, जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं। तो तदित प्रत्यय वे होते हैं जो, बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, सभी आंसर कर दो एक बार सभी। तो तदित प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं, वो क्या होते हैं, तदित प्रत्यय। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा डी आंसर, जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए सभी। और अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, वो एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ मैंने पहले बता दिया है, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में, या फिर इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे वाक्य में शुद्ध रूप है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो कृपया मेरी ऑप्शन क्या है, कृपया मेरी सौभाग्याकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे, कृपया करके मेरी सौभाग्यवती पुत्री के विवाह में पधारे, मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में कृपया करके आइए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे वाक्य में शुद्ध रूप क्या है। तो कृपया मेरी सौभाग्याकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका ये शुद्ध रूप है बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। तो किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, ऑप्शन है मातुल, मक्खी, मयूर और मित्र। तो तद्भव शब्द बताना आपको, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो सभी ने आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, मक्खी ये तद्भव शब्द है। कौन सा, मक्खी कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रात्मक कौशलों में शामिल है। तो ग्रात्मक कौशलों में शामिल कौन कौन से, तो ऑप्शन है सुनना, बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना और पढ़ना लिखना। तो ग्रात्मक कौशलों में शामिल है, तो इनमें से कौन है जो ग्रात्मक कौशलों में शामिल है। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर करो भाई कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। तो चारों के चारों आंसर आ रहे हैं, क्या बात है भाई, यहाँ चारों के चारों आंसर आ रहे सभी के। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी, थोड़ा दिमाग को काम में लिया करो भाई यहाँ।
ऐसे ही टिप्पे नहीं मारना है सभी को, है ना, ऐसे ही टिप्पे नहीं मारना है। तो यहाँ पर तो टिप्पे मार लोगे, एग्ज़ाम में कैसे टिप्पे, टिप्पों से काम नहीं चलेगा ना, तुक्कों से काम नहीं चलेगा भाई एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? ग्रात्मक कौशलों में शामिल कौन कौन सा होता है? सुनना और पढ़ना, ये ग्रात्मक कौशलों में शामिल है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहन को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो मोहन को जब भी कक्षा में कोई उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वो क्या करता है? हकलाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है भाई? मोहन है वो क्यों हकलाता है? जब उसे मोहन से कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाए तो वो क्यों हकलाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने, मोहन जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े, तो मोहन को सही उत्तर नहीं पता होता है, और ऑप्शन क्या है देख लेते हैं हम। ये रही और ऑप्शन, यह मोहन की आदत है। तो मोहन बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो इसका आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो मोहन को जब भी कक्षा में ये कहा जाए कि आप क्वेश्चन का आंसर दो, तो वो आंसर देते समय हकलाता है। तो वो क्यों हकलाता है बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो मोहन क्यों हकलाता है? ये मोहन की आदत है, ये नहीं होगा भाई यहाँ। तो वो क्यों हकलाता है? मोहन बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। क्या करता है? मोहन बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में क्या करता है? मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो यहाँ पर बी डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप भी देखना अपनी क्लास में आगे जाकर क्या होता है, आप हकलाते हो या नहीं हकलाते हो, एक बार देखना भाई। हाँ, मौका मिले तो ज़रूर जाना क्लास में पढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सॉरी, क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है? तो प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशलों के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है? तो ऑप्शन आपके सामने, कहानी कथन और सूत्रलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और समाचार पत्र, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो बताओ प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है? तो फटाफट आंसर करो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, और सभी का आंसर आ रहा है भाई, बहुत शानदार बहुत लाजवाब, क्या बात है, सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना विकास कौशल के विकास में ये विधि है भूमिका निर्वाह और बातचीत 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 करना, ये विधि बहुत सहायक है। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? तो अनिवार्य नहीं है यानी, तो ऑप्शन आपके सामने, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी,
इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास ये अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है? तो इनमें से कौन सी विधि है प्रश्नोत्तर विधि है? तो ऑप्शन है खंडान्वय विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, गीत विधि। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर ए आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पठन की वह महत्वपूर्ण क्रिया जिसमें पाठक लेखक के विचारों को आत्मसात कर लेता वह है? तो ऑप्शन आपके सामने शाब्दिक पठन, मौन पठन, चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन। तो पठन की वह महत्वपूर्ण क्रिया जिसमें पाठक लेखक के विचारों को आत्मसात कर लेता है वह है। तो वह कौन सा पठन है बताओ एक बार सभी। तो कौन सा पठन होता है? चिंतनात्मक पठन होता है वो, चिंतनात्मक पठन। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चिंतनात्मक पठन है ये महत्वपूर्ण क्रिया जिसमें पाठक लेखक के विचारों को आत्मसात कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गजानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो गजानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन है व्युत्पत्ति द्वारा, अर्थ द्वारा, चित्र दिखाकर या फिर समास विग्रह। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई समास विग्रह, सी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का सी आंसर आ रहा है यहाँ पर। और आप कमेंट में करो भाई गजानन का समास विग्रह क्या होता है। देखते हैं कौन आंसर करता है। कमेंट करो सभी, गजानन का समास विग्रह कौन सा होता है और इसमें गजानन में समास कौन सा होता है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक अध्यापक अपना व्याख्यान समाप्त कर विद्यार्थियों को रचना कार्य करने को कहता है किस विधि के अंतर्गत आता है? तो एक अध्यापक अपना व्याख्यान समाप्त कर विद्यार्थियों को रचना कार्य करने को कहता है, इस किस विधि के अंतर्गत आता है? ये किस विधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है मंत्रणा विधि के अंतर्गत, प्रवचन विधि के अंतर्गत, कोई नहीं, या फिर उद्बोधन विधि के अंतर्गत। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो एक अध्यापक अपना व्याख्यान समाप्त कर विद्यार्थियों को रचना कार्य करने को कहता है, यह किस विधि के अंतर्गत आता है? तो बताओ एक बार सभी। तो ये किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रवचन विधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रवचन विधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णात्मक कविता शिक्षण का सही विधि है। तो वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि कौन सी है? तो ऑप्शन है प्रश्नोत्तर प्रणाली, तुलना प्रणाली, व्याख्या प्रणाली और शब्दार्थ प्रणाली। तो वर्णात्मक कविता शिक्षण की सहायक विधि कौन सी है? तो बताओ यहाँ पर कौन सी आंसर राइट आंसर है? यहाँ पर वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि कौन सी है? तो ऑप्शन आपके सामने प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली और तुलना प्रणाली। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है भाई बताओ एक बार सभी। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी हम क्लास लाइव करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि कौन सी है? शब्दार्थ विधि। कौन सी विधि है? शब्दार्थ विधि, शब्दार्थ प्रणाली। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का परिवर्तन कहाँ हुआ? तो सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का परिवर्तन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन है इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में, फ्रांस में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का परिवर्तन कहाँ हुआ था? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था, भारत में नहीं हुआ था, अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का परिवर्तन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में, भारत में नहीं हुआ था। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन विधि को किस नाम से पुकारते हैं? तो डाल्टन विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है स्वाध्याय विधि, मंत्रणा विधि, उद्बोधन विधि, प्रबोधन विधि। डाल्टन विधि को किस नाम से पुकारा जाता है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। आंसर सभी दे दिया करो भाई कमेंट में। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो डाल्टन विधि को किस नाम से पुकारा जाता है? डाल्टन विधि को मंत्रणा विधि के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? मंत्रणा विधि के नाम से किसको पुकारा जाता है? डाल्टन विधि को। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि, अनुवाद विधि, अर्थ विस्तार विधि, अभिनय विधि। तो कौन सी विधि है? मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना कौन सी विधि है? अभिनय विधि। कौन सी? अभिनय विधि। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उद्बोधन विधि का प्रयोग किस स्तर पर उपयोगी है? तो उद्बोधन विधि का प्रयोग है किस स्तर पर उपयोगी? ऑप्शन है प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, सभी और उच्च स्तर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? और आपको लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आपको सभी को कमेंट में बताना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। उद्बोधन विधि का प्रयोग किस स्तर पर उपयोगी है? प्रारंभिक स्तर पर ये उद्बोधन विधि का प्रयोग है ये उपयोगी है। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से उच्च स्तर पर रचना शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधि है। तो निम्न में से उच्च स्तर पर, कहाँ पर? उच्च स्तर पर रचना शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी? ऑप्शन है खेल विधि, उद्बोधन विधि, उपरोक्त सभी, मंत्रणा विधि। तो कौन सी है भाई? उच्च स्तर पर रचना शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? मंत्रणा विधि। कौन सी? मंत्रणा विधि। मंत्रणा विधि को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करो एक बार सभी। डाल्टन विधि के नाम से जाना जाता है मंत्रणा विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में रचना शिक्षण की विधि नहीं है। तो इनमें से रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन है देखो और रचो विधि, शब्द प्रधान विधि, भाषा यंत्र विधि और खंडान्वय विधि। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना? कमेंट में। देखते कौन आंसर करता है सभी, देखते कौन आंसर करता है सबसे पहले और शानदार आंसर कौन करता है। तो आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे और आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। और सेशन कैसा लगा ये भी साथ में कमेंट में बताना है सभी को। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।